क्लास 8 बिहार बोर्ड साइंस की नई पुस्तक है और इसका 5वां अध्याय पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो इसके अभ्यास के प्रश्न हल करेंगे। हमें इसमें टोटल 11 सवाल हल करने हैं। पहला सवाल है रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए, यानी हमें खाली स्थान को भरना है। पहला है वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपनी प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं, यानी सुरक्षित निवास करते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाता है? तो वैसे स्थान को बोला जाता है अभयारण्य। ठीक है, वहाँ पे जीव और जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है, तो वही अभयारण्य बोला जाता है। तो ये हमारा पूरा हुआ अभयारण्य। इसके बाद देखिए किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली स्पीसीज डैश कहलाती है। तो क्या कहा जाता है? किसी क्षेत्र विशेष में जो स्पीसीज पाई जाती है, देखिए विशेष क्षेत्र प्रजाति में पाई जाती है किसी विशेष प्रकार के प्लांट जीव जंतु। ठीक, तो उसे एक बोला जाता है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। ठीक है, तो आपको क्या भरना है? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। ठीक, अगला ग नंबर प्रवासी पंछी सुदूर क्षेत्रों से डैश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, कुछ प्रवासी पंछी ऐसे होते हैं जो जलवायु परिवर्तन यानी मौसम परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान अपने अनुकूल मौसम में जो उड़ के चले जाते हैं। ठीक है, यानी दूर दूर तक यात्रा करते हैं, तो उसे प्रवासी पंछी कहते हैं। तो किस कारण आते हैं? जलवायु परिवर्तन खास करके। ठीक है, जलवायु के परिवर्तन के कारण प्रवासी पंछी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों के निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। तो हमें भरना है जलवायु में परिवर्तन। तो हमने भर लिया जलवायु में परिवर्तन के कारण। अब इसके बाद दूसरे नंबर सवाल में देखिए यहाँ पे 4 खंड हैं और हमें अंतर स्पष्ट करना है। पहला है वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो ये दोनों में क्या अंतर है वो बताना है। देखिए यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह क्षेत्र होता है जहाँ जंतु एवं उनके आवास एक स्थान पे वो निवास करते हैं, लेकिन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में वन्य जीव पेड़ पौधे रहते हैं और उसके साथ साथ आदिवासियों का भी ये जीवन यापन ये क्षेत्र होता है। ठीक है, ये दोनों में यही अंतर है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो इस तरीके से हम लिखेंगे, इस तरफ है वन्य प्राणी उद्यान और दूसरे तरफ है जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो यही आपको आंसर में कर लेना है। देखिए अगला है दूसरा चिड़ियाघर और एवं अभयारण्य, इन दोनों में क्या अंतर है वो बताना है। देखिए दोनों में 3 मुख्य अंतर है। चिड़ियाघर जो है ये मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम आवास होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, चिड़ियाघर कहलाते हैं। वही अभयारण्य की बात की जाए वो ये ऐसा स्थान होता है जो जीव किसी भी प्रकार के विक्षोभ के पूरी तरह के सुरक्षित रहते हैं, यानी उन्हें कोई परेशान नहीं करता, कोई बंधक नहीं होता, उस पिंजड़े में नहीं रखा जाता। ठीक है, स्वतंत्र रहते हैं। और चिड़ियाघर की बात की जाए ये अपनी इच्छा से भ्रमण नहीं कर सकते हैं। अधिकतर जीव पिंजड़ों में कैद रहते हैं चिड़ियाघर में, लेकिन अभयारण्य में प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। कोई भी जीव अपनी इच्छा से भ्रमण कर सकता है, ठीक, कैद नहीं होता। तीसरा है चिड़ियाघर वन्य प्राणियों के लिए अधिक आरामदायक स्थान नहीं होता है, जबकि अभयारण्य में आरामदायक स्थान पे होता है क्योंकि अपने अनुसार वो इच्छा से आ जा सकते हैं। ठीक है, अपना शिकार भी कर सकते हैं। ये दोनों में यही अंतर हो जाता है। समझ में आ गया? ग नंबर देखिए संकटग्रस्त संकटापन। ग नंबर संकटापन एवं विलुप्त स्पीशीज, दोनों में अंतर बताना है। देखिए वह संकटा स्पीशीज में क्या है कि वह स्पीशीज जो विलुप्त होने के कगार पर हैं संकटापन स्पीशीज कहलाते हैं, जैसे कि सफ़ेद चीता, शेर, हाथी, जंगली भैंस इत्यादि। और विलुप्त स्पीशीज वे स्पीशीज जो विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये जो है वो विलुप्त स्पीशीज कहला, जैसे कि डायनासोर, ये क्या है? पूरी तरीके से विलुप्त हो चुका है। और संकट ये विलुप्त होने के कगार पे है, इन पे विलुप्त होने का खतरा भी मंडरा रहा है। ठीक, दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद देखिए घ नंबर वनस्पति जात एवं प्राणी जात। ये वनस्पति जात में क्या है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, ठीक, क्षेत्र को वनस्पति जात कहते हैं। प्राणी जात किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु एवं क्षेत्र में प्राणी जात कहलाते हैं। जीव जंतु दोनों भी हों, लेकिन प्राणी वनस्पति बात की जाए सिर्फ पेड़ पौधे, प्राणी में सभी आ जाएंगे। तो आपका अंतर स्पष्ट हो गया दूसरे का। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे दिए गए हैं बिंदु। देखिए वनोन्मूलन का मतलब होता है वन का ख़त्म किया जाना, वन को समाप्त कर देना, काट देना। ठीक, उसे कहा जाता है वनोन्मूलन।
तो वन का हटा दिया जाए, वन को ख़त्म कर दिया जाए तो वन्य प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्रों पे क्या पड़ेगा। ठीक, तो यही हमें बताने हैं। देखिए पहला जो है वन्य प्राणी, तो वन्य मूलन अगर हटा दिया जाए वनों का तो वन्य प्राणी कहाँ निवास करते हैं, वो तो वन में ही निवास करते हैं। इसका मतलब उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। देखिए इसका आंसर होगा वन्य प्राणी। वन्यमूलन का सबसे अधिक प्रभाव वन्य प्राणियों पर पड़ता है। वनों को लगातार समाप्त होने से वन्य प्राणियों के भोजन, ठीक ठीक क्या खाएंगे, तो वन्य प्राणी जितने भी हैं वो वन से भोजन प्राप्त करते, आवास वो निवास करते हैं, वो नष्ट हो जाएंगे और इनकी संख्या में कमी हो जाएगी। ठीक, तो सीधे तौर पे ये विलुप्त हो जाएंगे। समझ में आ गया, तो ये प्रभाव पड़ता है वन्य प्राणियों पर। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा है पर्यावरण। अगर वनों को काट दिया जाए, हटा दिया जाए तो पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताना है। अब देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वन्यमूलन से पर्यावरण पर सीधा ही असर पड़ता है। इससे जलवायु परिवर्तन, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होगी तथा वन्य प्राणियों का ह्रास होगा। तो सीधे तौर पे अगर पेड़ पौधे हटा दिया जाए तो पर्यावरण क्या होगा, असंतुलन पैदा होगा। ठीक, और इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, धरती गर्म हो जाएगी तो जलवायु परिवर्तन होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से ही पृथ्वी तापन होता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग होता है, हरितगृह प्रभाव। ठीक है, और वन्य प्राणियों का ह्रास होगा। अब इसके बाद देखिए गांव यानी ग्रामीण क्षेत्र, तो ये हम लिखेंगे। देखिए गांव यानी ग्रामीण क्षेत्र, वन्यमूलन गांवों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जैसे मिट्टी कटाव, ठीक, फसल पैदावार की कमी, बाढ़, वन्य जीवों के साथ साथ संसाधनों की कमी आदि पर प्रभाव पड़ता है। अगर वन को काट दिया जाए तो ये गांव पे असर पड़ेगा। घ नंबर देखिए शहर में, शहरी क्षेत्रों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये हम लिखेंगे शहर यानी शहरी क्षेत्र। वन्यमूलन का वन के हटा देने से, ख़त्म करने से शहरों में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होगी। ठीक है, कल कारखानों उद्योगों में कच्चे माल की कमी हो जाएगी तथा शहरों में वायु प्रदूषण की वृद्धि होगी। तो शहरों में अत्यधिक मात्रा में वाहन चलते हैं, वहाँ पे कल कारखाने होते हैं। तो पेड़ पौधे से अगर पेड़ पौधों को ख़त्म कर दिया जाए तो क्या होगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग भी होगा और वायु प्रदूषण भी होगा। ये शहरों पर प्रभाव पड़ेगा। अब इसके बाद अगला है, देखिए पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पृथ्वी गर्म हो जाएगी सीधे तौर पे। तो हम लिखेंगे वन्य वर्षा लाने में सहायक होते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ये मध्य संतुलन बनाते हैं। ठीक है, और वन्यमूलन से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि अर्थात ग्रीन हाउस प्रभाव से गर्म हो जाएगी, जिससे कि जीवन खतरे में आ जाएगा। तो यही पृथ्वी पर असर पड़ेगा वन्यमूलन का। अब इसके बाद है अगली पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इसका लिखेंगे कि वन्यमूलन आने वाली पीढ़ी पर गहरा प्रभाव डालेगी। कैसे, जिसमें कि पृथ्वी का तापन बढ़ने से जलवायु परिवर्तन होगा, ठीक, वायु प्रदूषण होगा, प्राकृतिक आपदा आएगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, सभी समस्याएं झेलना पड़ेगा जो आने वाली पीढ़ी है। ठीक है, तो हमने ये पूरा आंसर कर लिया। अब इसके बाद देखिए चौथा सवाल क्या है, क्या होगा यदि, पहला है हम वृक्षों की कटाई करते रहें तो क्या परिणाम निकल के आएगा। ठीक, देखिए पृथ्वी पर वृक्ष जो है ऑक्सीजन दाता हैं, तो क्या होगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, यानी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैसों की वृद्धि हो जाएगी, जिससे कि जीवन अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो हाँ, जितने भी जीव हैं वो सभी ऑक्सीजन ही तो लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे, हम वृक्षों की कटाई करते रहें तो वृक्ष की कटाई से पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का असंतुलन होगा। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे कि पृथ्वी का गर्म होना शुरू होगा और प्राकृतिक आपदाएं घटित होगी। ठीक है, असमय वर्षा, बाढ़, इस तरह जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर पेड़ हैं तभी जीवन है। समझ में आ गया, तो यही परिणाम निकल के आएंगे अगर पेड़ों को काट दिया जाए तो। अगला है क्या होगा यदि किसी जंतु का आवास बाधित हो, जैसे कि जंतु कहाँ रहते हैं, जंगलों में, अगर उनके आवास को ख़त्म कर दिया जाए तो क्या होगा। तो इससे भी देखिए पर्यावरण पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इसका हम लिखेंगे
किसी जंतु के आवास बाधित होने पर उस जंतु के जीवन पर कई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि उनका जनसंख्या कम होगी और ये विलुप्त हो जाएंगे और पर्यावरण असंतुलन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए अगला सवाल, मिट्टी के ऊपरी परत अनावरित हो जाए, यानी मिट्टी की ऊपरी परत नष्ट हो जाए तो क्या होगा। तो इसका हम लिखेंगे, मिट्टी की ऊपरी परत ह्यूमस होती है जो उपजाऊ होती है। ठीक, तो उसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो प्लांट को चाहिए, पौधे की चाहिए वृद्धि के लिए। तो इसे नष्ट होने पर उर्वरा शक्ति जो होती है किसी प्लांट पौधे की उगाने की शक्ति, फसल उगाने की शक्ति होती है, वो ख़त्म हो जाएगी और मिट्टी मरुस्थल में तब्दील हो जाएगी, बदल जाएगी। तो यही परिणाम निकलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमने पूरा कर लिया क्या होगा यदि। अब इसके बाद देखिए 5वां सवाल क्या है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। देखिए जैव विविधता का क्या मतलब होता है। जैव विविधता एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे सभी प्रकार के जीवन, एक समझिए कि जीवन वहाँ पे स्थापित हो। जैसे कि समुद्र के अंदर एक अलग ही जीवन है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव निवास करते हैं। जैसे वन भी हो गया, वन में क्या है, वन में शाकाहारी मांसाहारी पेड़ पौधे सूक्ष्म जीव कई प्रकार के जीव वहाँ पर निवास करते हैं। तो वो क्या है, एक प्रकार का जैव विविधता है। तो जैव विविधता का एग्जाम्पल हम समुद्र को ले सकते हैं, वन को ले सकते हैं, घास के मैदान को ले सकते हैं, वो सारे जैव विविधता है। तो इन जैव विविधता को बचाना क्यों जरूरी है, वही बताना है हमें। तो देखिए इसका आंसर करेंगे, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन रखने में मदद करते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन बैलेंस बनाने में मदद करते हैं। यह हमारे पर्यावरण एवं हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे समुद्र एवं वन। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। तो जितने भी संरक्षित वन होते हैं वे भी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। कारण क्या है, तो इसका लिखेंगे, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मानव गतिविधियां जैसे अवैध शिकार कर लेना, अतिक्रमण, ठीक, वन्य संसाधनों का उपयोग, जैसे पेड़ों को काट कर बेच देना, किसी जानवर की हत्या करके उसको बेच देना, तो वन्य जीवन जो वन्य है जीवन के लिए खतरा पैदा करती है। ठीक है, तो ये सब एक्टिविटी जो मानव द्वारा किया जाता है, तो कौन है ये, संरक्षित वन ही तो है, वहाँ पे ऐसे काम होते हैं गैर कानूनी, इसलिए कहा जा सकता है कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित भी नहीं है। ठीक, इन्हीं सारी वजहों से। अब इसके बाद देखिएगा नंबर, कुछ आदिवासी वन्य जंगल पर निर्भर करते हैं कैसे। देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे कि आदिवासी लोग वनों में ही, वनों के निकट रहने वाले लोग होते हैं। ठीक है, ये लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति, ठीक, जितने भी वन से जो प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, फल लकड़ियाँ, वो सभी इसी से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं। इसके बाद घ नंबर, वन्यमूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या हैं। तो किस वजह से वन्यमूलन, वन को काटा जा रहा है और इसके क्या प्रभाव निकल के आ रहे हैं, वो हमें बताना है। देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे, वन्यमूलन के कारण। वन्यमूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि अन्य कार्यों में उपयोग करना। इसके निम्न कारक है, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं मकान का निर्माण, फर्नीचर बनाने की लकड़ी ईंधन के रूप में इसका उपयोग इसीलिए किया जाता है। और क्या परिणाम निकलता है, तो पहला देखिए इसके 5 परिणाम हैं। पहला होगा ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का ताप बढ़ जाएगा। दूसरा, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि। तीसरा, वार्म जल स्तर नीचे गिरता है, जो भूमिगत जल है ज़मीन के नीचे का वो नीचे गिर जाएगा। ठीक, चौथा है भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी, भूमि उपजाऊ क्षमता कम पड़ जाएगी। और पांचवा है, इसके कारण बाढ़, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं असमय आने की संभावना बढ़ जाएगी। यही सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला, रेड डाटा पुस्तक क्या है। देखिए रेड डाटा पुस्तक, तो इसके बारे में हम लिखेंगे यहाँ से। तो इसके बारे में लिखेंगे, रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज, यानी जो संकटग्रस्त प्राणी हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। जंतु एवं अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक है। समझ में आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए इसके बाद प्रवास से आप क्या समझते हैं।
देखिए प्रवास के बारे में हम लिखेंगे कि जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पंछी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों में एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि मूल आवास में कुछ अधिक शीत के कारण वो स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता, इसीलिए वो प्रवासी पंछी कहलाते हैं और ये कहलाती है प्रवास। समझ में आ गया? ये आपको पूरा कर लेने हैं। देखिए अगला सवाल है 6 नंबर। फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग हेतु आपूर्ति वनों की अनवरत कटाई हो रही है। ठीक, वन को काटा जा रहा है, उसके स्थान पर फैक्ट्री लगाते हैं, घर बनाते हैं। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है? ये सही है, उचित है? ठीक, न्याय संगत इसका मतलब है कि जो जीव निवास करते हैं वनों में, जैसे जो जितने भी जीव जंतु हैं, शेर, बाघ, सांप, वो सारे उनका आवास कौन सा है? वन ही तो है। क्या उनके लिए ये न्याय संगत है काटना मनुष्य द्वारा? इस पर चर्चा कीजिए और एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। देखिए इसका आंसर हम ऐसे करेंगे। फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग है आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है, यह न्याय संगत नहीं है, क्योंकि वन हमारी अमूल्य धरोहर है, हमारे मुख्य प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। इन्हें हमें सुरक्षित करना रखना चाहिए। हम जानते हैं कि वन्य हमारे लिए अधिक आवश्यक है, ये वर्षा लाने में सहायक भी हैं। ठीक है, ये आपको पूरा लिख लेने हैं। ठीक, और वन्य में वन्य प्राणी, वन जीव भी निवास करते हैं। ठीक, इससे क्या होगा कि पर्यावरण का असंतुलन, पारिस्थितिक तंत्र का ये बिगड़ जाएगा। तो पूरा आपको कर लेने हैं। देखिए 7 नंबर। अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे अपने स्थानीय क्षेत्रों में, यानी अपने आसपास हरियाली बनाए रखने के लिए हम निम्नलिखित प्रकार से योगदान दे सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, सड़क के किनारे पेड़ लगाकर, कम से कम पेड़ों की कटाई करके, पार्क आदि बनवाकर, कागज़ बचाकर, क्योंकि कागज़ बनाने में कई पेड़ों को काटा भी जाता है, इसलिए कागज़ का उपयोग कम करके। ठीक है, लोगों को अधिक वृक्षारोपण के लिए जागरूक करके, इस तरीके से हम ये कर सकते हैं काम। इसके बाद 8वां, वन्यमूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है समझाएं। वन को काटने से बारिश कम होना कम हो गया है। ठीक है, ये हमें बताना है। देखिए इसका आंसर लिखेंगे वनों के विनाश के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आई है। ठीक, इससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ गई है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। अतः इसकी कम मात्रा में परिणाम स्वरूप विश्व उष्ण हो रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, विश्व तापन। पृथ्वी के ताप में वृद्धि, अचानक जल चक्र का संतुलन बिगड़ जा गया है, जिससे कि वर्षा दर में कमी आई है। समझ में आ गया? तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए 9 नंबर। अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में इस सूचना एकत्र कीजिए और भारत के रेखा मानचित्र से क्या कीजिए, दिखाइए। ठीक, तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं। अपने राज्य बिहार में जो हैं, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, उसके बारे में बताना है और इन भारत के मानचित्र से दिखाना भी है। 10 नंबर देखिए, हमें कागज़ की बचत क्यों करना चाहिए? उस कार्यों की सूची बनाइए जिसकी आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे हमें कागज़ की बचत वनों को बचाने के लिए करनी चाहिए। लगभग 1 टन कागज़ बनाने के लिए 70 वृक्षों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो कागज़ की बचत से हम वनों के साथ साथ हानिकारक रसायन पदार्थ, जल एवं ऊर्जा, ठीक, इसको बनाने में प्रयुक्त होते हैं, तो उसकी भी बचत करते हैं। इसीलिए निम्नलिखित कार्यों से हम कागज़ की बचत कर सकते हैं। समझ में आ गया? देखिए पुनःचक्रण द्वारा, पुनः उपयोग द्वारा, मिथ्याबंध के उपयोग द्वारा, जन जागरूकता अभियान चलाकर, तो ये पूरा आपको लिख लेने हैं। इसके बाद देखिए 11 नंबर। दी गई पहली को हमें पूरा करना है ऊपर से नीचे। ठीक है, पहला और दूसरे में, और फिर देखिए ऊपर से नीचे हमें भरना है ऐसे। विलुप्त स्पीशीज की सूचना देने वाली पुस्तक क्या कहते हैं? रेड डाटा पुस्तक हो गया। देखिए पहला है रेड। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा पुस्तक, ठीक है, पुस्तक, ठीक, रेड डाटा पुस्तक। ठीक, यहाँ पे लिखना है रेड डाटा पुस्तक। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्या है? दूसरा है पौधों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की किस्में एवं विभिन्नताएं। उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं, देखिए दूसरा है, ठीक, तो उसे हम बोलते हैं, देखिए जैव विविधता। हमें ऊपर से लिख करना है ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे जैव,
तो विभिन्न प्रकार के जंतु पेड़ पौधे एक साथ निवास करते हैं, जैव विविधता, ऐसे हो गया ऊपर से नीचे और ये हो गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा, बाएं से दाएं ऐसे देखना है हमें। पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? देखिए दूसरा है, ये हो गया दूसरा, तो ये हो गया जैव मंडल, यही तो बोला जाता है जहाँ पे सभी सजीव पाए जाते हैं, जैव मंडल, पेड़ पौधे जीव जंतु। देखिए इसके बाद तीसरा, विलुप्त हुई स्पीसीज, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं संकट, ठीक है, संकटापन, उसे क्या बोलते हैं? संकटापन बोलते हैं। 4 नंबर, एक विशिष्ट आवास में पाए जाने वाले स्पीसीज, उसे क्या बोलते हैं? देखिए ये 4 नंबर है, ऐसे देखिए उसे बोला जाता है विशेष क्षेत्रीय, ठीक है, यही हमें भरना है। तो ऐसे हम यहाँ पे भर लेंगे, तो यहाँ पे विशेष, ठीक, विशेष क्षेत्रीय, ये हो गया हमारा विशेष क्षेत्रीय, ठीक है। ये हमारा पहले पूरा हुआ और इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।